26 अप्रैल 2006 25 साल का एक आदमी यूक्रेन की राजधानी कीव में हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को हैरानी से देख रहा था। जिन लोगों ने पहली बार उसे देखा उन्होंने बताया कि वह आदमी बड़ा हैरान और परेशान दिख रहा था। उन्हें लगा वो कोई भटका हुआ टूरिस्ट होगा। इन सब के बीच वह आदमी 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास गया और अपने बारे में बताने लगा और कुछ ऐसी जगहों के बारे में पूछने लगा जो अब अस्तित्व में नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी आईडी देखी, लेकिन उसकी आईडी के साथ 2 समस्याएं थी। एक कि उसके डॉक्यूमेंट सोवियत यूनियन के द्वारा जारी किए गए थे जो 1991 में ख़त्म हो चुका था, और दूसरी उसके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग उसका जन्म 1932 में हुआ था। 2011 द टाइम ट्रैवलर नाम की डॉक्यूमेंट्री में सर्गेई पोनोमारेंको की डॉक्यूमेंटेड स्टोरी के बारे में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उसे टाइम ट्रैवल करते दिखाया गया है। जिन आई विटनेसेस ने पहली बार उसे देखा, कीव में एक बिल्डिंग के बाहर सर्गेई हैरान और डरा हुआ था। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो फैशन 50 साल पहले चलता था। सर्गेई वहाँ खड़े लोगों से पेशनाया स्ट्रीट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी ने भी पहले कभी ऐसी स्ट्रीट के बारे में नहीं सुना था। दोस्तों, उसके इस अजीबोगरीब बिहेवियर और ऐसी जगहों के बारे में पूछना जो अब अस्तित्व में नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ मौजूद लोगों ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया। अब सर्गेई उन पुलिस ऑफिसर्स से पेशनाया स्ट्रीट के बारे में पूछने लगा और नक्शे पर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन नक्शे पर भी ऐसी कोई स्ट्रीट मौजूद नहीं थी। पुलिस ऑफिसर्स ने सर्गेई के पुराने ज़माने के कपड़े देखे और एक एंटीक कैमरा जो उसके गले में लटका हुआ था, लेकिन जिस चीज़ ने ऑफिसर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो थी उसकी आईडी और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्गेई का जन्म 1932 में कीव में हुआ था। इसका मतलब वो 74 साल का था, फिर भी वह 25 का दिख रहा था। उसके आइडेंटिफिकेशन के पेपर्स 1958 के थे और बिल्कुल नए थे, जिसमें सर्गेई की फ़ोटो भी लगी थी। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि सर्गेई कोई पागल है और उसे एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन सर्गेई ये नहीं चाहता था कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। अब उसके पास बस 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वह जेल जाए या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास। तो उसने एक आसान रास्ता चुना, साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो वीडियो बनाकर सब कुछ कैप्चर कर रहे थे। और ये जब हो रहा था तब सर्गेई को उसके आसपास की सभी चीज़ें अजीब लग रही थी। क्लिनिक में वो घबराया हुआ दिखाई दिया। रिसेप्शनिस्ट ने यह नोट किया कि वो कंफ्यूज था और वह बस रिसेप्शनिस्ट के मोबाइल फ़ोन को घूर रहा था। इससे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि उसके पास एक फ़ोटो मिला। उस फोटो में उसके राइट शोल्डर के ऊपर मदर स्टैच्यू दिखाई दे रहा था। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वह फ़ोटो कीव की थी। कीव के इन्वेस्टिगेटर उस स्पॉट पर पहुंचे जहां सर्गेई ने वो फ़ोटो क्लिक की थी, और उन्होंने यह पाया कि सर्गेई की फ़ोटो में पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और इन्वेस्टिगेटिंग टीम की फ़ोटो में किसी तरह की कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। उस फोटो के पीछे सर्गेई ने अपने हाथों से वैलेंटीना नाम की एक लड़की के लिए एक मैसेज लिखा हुआ था। डियरेस्ट वैलेंटीना, मेरे साथ सब कुछ ठीक है और मैं वापस लौटने की कोशिश करूंगा, तुम्हारा सर्गेई। जिससे यह पता चलता है कि उसने फ्यूचर में ट्रैवल किया था। इस मैसेज से ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार फिर से टाइम ट्रैवल किया है, पर इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था कि वो फ्यूचर में कितना दूर गया था, क्योंकि कीव में उस वक्त ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स नहीं थी और उन्हें बनने में कितना टाइम लगा होगा। 2011 की डॉक्यूमेंट्री से यह पता चलता है कि सर्गेई ने काफ़ी दूर तक फ्यूचर में ट्रैवल किया था और उसका वैलेंटीना से भी कोई कनेक्शन नहीं था। डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से उसके बाद सर्गेई कभी भी कीव में नहीं देखा गया। ये तो थी डॉक्यूमेंटेड स्टोरी। अब कुछ सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, उसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर रहा है। लुइस सेबेस्टियन ने 1970 में एक बुक लिखी, द ईयर 2440, जिसमें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जो फ्यूचर में ट्रैवल करता है। 1895 में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन ने इस पॉपुलर कंसेप्ट को फिक्शनरी बताया है और यह सब इमेजिनरी स्टोरीज थी। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बुक पब्लिश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। दोस्तों, फिर भी यह क्वेश्चन बना रहता है कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कैसे। इसी बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में समझाया। उन्होंने बताया कि मूविंग ऑब्जेक्ट एक जगह स्थिर रहने वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्लो चलता है। जैसे अगर फ्यूचर में हम 100 साल ट्रैवल करने के लिए एक स्पेसशिप लें जो 99.99% लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है और 50 लाइट स्पीड दूर तक जाता है, घूमता है और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाता है,
तब तक पृथ्वी पर 100 साल पूरे हो चुके होंगे, लेकिन तेज स्पीड के कारण स्पेसशिप में सिर्फ 1 साल लगेगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक प्लेन में एक घड़ी रखी गई और पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में उस प्लेन को उड़ाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि प्लेन में रखी घड़ी में समय धीमा हो गया और वह एक जगह रखी घड़ी से पीछे हो गया। 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश की, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम की एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में दर्शाता है, जिसे 4 डायमेंशनल स्पेसेस के नाम से जाना जाता है। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम धीमा चलने लगेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का फैलाव। यहाँ भी एक सवाल उठता है, ग्रेविटी टाइम को कैसे प्रभावित कर सकती है? उदाहरण के लिए जीपीएस और सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की सतह से लगभग 12,000 मील दूर हैं और अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जहाँ ग्रेविटी के कारण टाइम तेजी से चलता है। जीपीएस ठीक तरीके से काम करता रहे, इसके लिए उसे पृथ्वी की स्पीड पर एडजस्ट किया जाता है। हालांकि यह कॉन्सेप्ट फ्यूचर ट्रैवल के लिए है। पास्ट ट्रैवल कैसे समझाया जा सकता है, इसकी थ्योरी और भी कंट्रोवर्शियल है। सभी फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि पास्ट ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी यह मानती है कि पास्ट ट्रैवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी यह बताती है कि 2 पॉइंट के बीच स्पेस टाइम को बेंड किया जाए तो उन दोनों के बीच एक शॉर्टकट बन जाएगा और यह शॉर्टकट लाइट स्पीड से भी तेज चलने के लिए अलाउ करेगा, जो टाइम और स्पेस को एक सिलेंडर की तरह आपके चारों ओर रखेगा, जैसे एक गोल गैलरी। इस तरह पास में ट्रैवल किया जा सकेगा। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी लंबे समय से लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो टाइम ट्रैवल करने में बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आज की हमारी सिविलाइजेशन में टाइम ट्रैवल करने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर हाँ फ्यूचर में हो सकती है। तो दोस्तों, सर्गेई की कहानी पर वापस आते हैं। सर्गेई की एक और कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें सर्गेई ने एक यूएफओ की फ़ोटो ली थी। आपको क्या लगता है, सर्गेई की टाइम ट्रैवल की कहानी सच है? अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद यह सच नहीं है। बहुत से आर्टिकल और वीडियोज़ यह सब रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री को सही तरह से देखा गया तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि यह सब झूठ है। डॉक्यूमेंट्री के एंडिंग में कास्टिंग डायरेक्टर का नाम था, लेकिन जब रियल सीसीटीवी फुटेजेस यूज़ किए गए हैं तो कास्टिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ी। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि सर्गेई को 2006 में ट्यूसडे को देखा गया था, लेकिन साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक की लॉबी का कैमरा कुछ और डेट दिखाता है, जो कि वेडनेसडे था, और शायद ये दोनों ही गलत हैं। उसने डॉक्टर्स को कहा था कि उसका जन्म जून 1932 में हुआ था, पर उसके डॉक्यूमेंट्स मार्च की डेट दिखाते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री में टाइम और डेट में कुछ भी समानता नहीं है। एक और फैक्ट है, पुलिस ऑफिसर्स ने सर्गेई की मिसिंग रिपोर्ट में जो फ़ोटो लगाई थी और सर्गेई की कीव में ली गई फ़ोटो, इन दोनों पिक्चर्स में सर्गेई के कपड़े एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उम्र में काफ़ी फ़र्क लगता है। उस फोटो को शायद ठीक तरीके से एडिट नहीं किया गया था। शायद उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त उसकी डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी यह स्टोरी अभी तक की बेस्ट टाइम ट्रैवल स्टोरीज़ में से एक है। दोस्तों, हम सभी को टाइम ट्रैवल की स्टोरीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? इसकी वजह है कि टाइम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सभी के पास एक समान है। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी अमीर या पावरफुल क्यों ना हो। इन स्टोरीज़ को सुनकर हम इमेजिन करने लगते हैं कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और अपने पास में की गई मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को देखना चाहिए। अच्छे फैसले लेकर उसे बदला जा सकता है। हम अपने पास को लेकर रिग्रेट करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लाइफ में थोड़ी रिस्क लेना अच्छी बात है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।